Students, now this is the next video for case study, chapter 7, sources of business finance. ABC Limited is planning to expand their business and need money. The finance manager reported that company is not in a position to bear extra burden of paying interest, and equity shareholder insists not to issue more share as there is a risk of losing control on issue of new share in the market. ओके, कंडीशन समझिए। ABC लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो कि वो सोच रही है, प्लान कर रही है कि अपने बिजनेस को बढ़ाए। तो दे नीड मोर मनी। अगर बिज़नेस को बढ़ाना है तो उनको पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की ज़रूरत बिज़नेस में होती है, तो हमको कहीं ना कहीं से पैसे रेज़ करने होते हैं, चाहिए होते हैं पैसे। अब आगे देखिए क्या बता रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर रिपोर्ट दैट कंपनी इज़ नॉट इन पोजीशन टू बियर एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एंड इक्विटी शेयर, इंस्टेड not to issue more share as there is a risk of losing control on new issue of shares in the market। बता रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजर ने उसको सजेस्ट किया कि अब हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पेमेंट का बियर कर सकें, क्योंकि अब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप लेते हो तो उनको भी हमको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा एज अ डिविडेंड। तो अगर आप जैसे जैसे इशू करोगे नए शेयर्स को, वैसे वैसे हमको उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो वी हैव लूजिंग कंट्रोल, हम लूज़ करेंगे कंट्रोल। किस तरह का? जैसे कंपनी में जो अपना कंट्रोल होता है चलाने का, जैसे नए नए शेयर होल्डर जुड़ते हैं वैसे वैसे कंपनी बढ़ती तो है क्योंकि नया नया कैपिटल आता है, मगर कंट्रोलिंग पावर भी कम हो जाता है हर शेयर होल्डर का। तो पहले बता रहे हैं सजेस्ट अ सोर्स ऑफ ओनर्स फंड सुटेबल इन अवर केस। तो किस तरह का ओनर फंड जिसको यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने में। तो ओनर्स फंड में एक तो आता है इक्विटी, एक आता है प्रेफरेंस, और तीसरा आता है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग यहाँ हम कर सकते हैं कि रिटेन अर्निंग कंपनी के पास खुद के पास ऑर्गेनाइजेशन खुद पैसा मेंटेन करता है, तो उसको यहाँ यूज़ कर सकता है। कंपनी ने रिटेन अर्निंग कर रखी है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो नए इक्विटी शेयर इशू करना नहीं चाह रहा, तो हमेशा चाहेगा कि वो रिटेन अर्निंग करे। स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो आपको रिटेन अर्निंग के दो सोर्सेज लिखने हैं यहाँ पर। रिटेन अर्निंग के दो सोर्सेज जो आपके फीचर्स दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, ABC लिमिटेड इज़ एन ऑटो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ABC लिमिटेड क्या है? ऑटो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चर करता है, यानी कंपनी है जो ऑटो स्पेयर पार्ट को मैन्युफैक्चर करता है। द कंपनी हैज़ इशूड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट। तो कंपनी की क्या है काम? एज इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर टू मीट। कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ नॉट बीन कंसीडर एट ऑल। तो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं हो रहा है, यानी कि आप इक्विटी या प्रेफरेंस को ही यहाँ पर ले रहे हैं, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में नहीं सोच रहे। दिस हैज़ रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट एज डिविडेंड ऑन शेयर्स इज़ नॉट डिडक्टेड from income of the company for the purpose of tax कैलकुलेशन। यानी कि कंपनी दो ही चीज़ पे ध्यान दे रहा है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे। तो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में सोच ही नहीं रहा है वो। तो इट हैज़ रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स। अब अगर ऐसा होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ही इशू होगा, तो कंपनी को उसके हिसाब से डिविडेंड भी देना पड़ेगा और उसके हिसाब से टैक्स भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जो डिविडेंड पे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। एज डिविडेंड ऑन शेयर्स इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनकम ऑफ द कंपनी। तो इसकी वजह से जो इनकम ऑफ द, यानी कि जो कंपनी की इनकम होती है तो जो कंपनी इनकम करती है डिविडेंड की, तो उसमें जो डिडक्शन होता है वो कंपनी को नहीं बेयर करना पड़ता। तो जब वो टैक्स कैलकुलेट करता है तो इस बर्डन से वो मुक्त हो जाता है। तो स्टेट द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कैन बी बेनिफिटेड ऑफ टैक्स सेविंग। तो अगर मान लो आप टैक्स दे रहे हो डिविडेंड पे, तो वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, बिकॉज दे आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। अगर ओनर होता है तो ओनर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो यही ये बता रहा है कि अगर कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे सिर्फ ध्यान दे रहा है,
तो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस जब कंसिडर नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से उसको लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ा है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स पे कर लेती है। तो अगर ऐसा कुछ करना पड़ा है तो अब कंपनी को कौन सा ऐसा और सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो इस कंपनी के लिए टैक्स सेविंग बन सकता है, यानी कि बेनिफिट दे सकता है। तो इसके जो ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस है ये कैसा है, ये ओनर्स फंड है। तो हम बोरोड फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोरोड फंड में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, वो रेगुलर इनकम रेगुलर बेस पे, जिसमें टैक्स कम लगता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, बोरोड फंड में डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, जिस पे इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। क्योंकि यहाँ पर आप डिविडेंड तभी दोगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तभी आप डिविडेंड दोगे, मगर टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो, यानी कंपनी अपनी अच्छी सोर्स पे चल रही है। तो अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट रेगुलर इनकम पे देना पड़ता है, और टैक्स पे जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है वो कम लगता है, क्योंकि बोरोड फंड में जो टैक्स होता है उस पर गवर्नमेंट टैक्स कम लेती है, मगर डिविडेंड पे टैक्स ज़्यादा लेती है। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि वो बोरोड फंड को भी इशू करें, यानी सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस को ना करके बोरोड शेयर यानी कि डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स, इन सब को भी इशू कर सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग केस। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हाईलाइट हो रहा है फॉलोइंग केस पे, पहला, इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ केप्ट एज रिजर्व फॉर यूज़ इन द फ्यूचर। अब बता रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है जिसको हम रिजर्व के तौर पे रख सकते हैं। स्टेटमेंट ही पूरा जवाब दे देता है, यानी कि स्टेटमेंट ही आपको बता देता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है जिसको आप रिजर्व के तौर पर रख सकते हो। तो बता रहा है ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट क्या होता है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग को आप इस पॉइंट पे लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, दिस सोर्स हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सोर्स है फाइनेंस रेज करने का इसमें इक्विटी के भी कुछ फीचर्स आते हैं और डिवेंचर्स के भी। तो हमने तीन ही चीज़ पढ़ी हुई है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डिवेंचर है। तो इक्विटी और डिवेंचर के फीचर्स प्रेफरेंस में आते हैं। कैसे, प्रेफरेंस में डिवेंचर का क्या होता है पॉइंट, डिवेंचर की तरह इनको हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अब इनको भले ही डिविडेंड के तौर पे मिले तो डिविडेंड तो इनका मैच करता है, यानी इक्विटी को डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलता है, मगर डिवेंचर को हमेशा पेमेंट मिलता है, प्रेफरेंस को हमेशा डिविडेंड मिलता है। रिडीम पहले डिवेंचर होता है, उसके बाद प्रेफरेंस होता है, इक्विटी भी इक्विटी होता है मगर प्रेफरेंस के बाद होता है। तो यानी कि ऐसा एक ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसमें इक्विटी और डिवेंचर दोनों के ही गुण आते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। ये चीपेस्ट सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग, सबसे चीपेस्ट सोर्स इंटरनल फाइनेंसिंग है रिटेन अर्निंग। अपनी सेविंग को ही खर्च करो। अगर आपके पास सेविंग अच्छी होती है तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी में अगर सेविंग अच्छी है तो आपको बाहर से कहीं से पैसा ही नहीं लेना पड़ता, यानी कि कहीं पर आपको पेमेंट देना ही नहीं पड़ता। अगर आपके घर में पैसा सफिशिएंट है, आपके पास अच्छी सेविंग है, तो आपको क्यों बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर भी कि रिटेन अर्निंग सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग है, यानी अंदर ही अंदर पैसा लेके खर्च कर देना। आगे आते हैं, इट इज़ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इट इज़ नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये अच्छा, ये क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एक ही होती है, वो है इक्विटी, जिसको हम रिडीम भी नहीं कर सकते और लाइफ टाइम के लिए होती है, इसको आप रिडीम नहीं कर सकते जल्दी, बिफोर वाइंड अप आप नहीं कर सकते, यानी आप वाइंड अप होगा तभी आपको पैसा इसका मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे पॉइंट आते हैं 4 नंबर में, एक नंबर का आता है जिसमें आपको पॉइंट पकड़ने हैं केस स्टडी में। जितना अच्छा आप केस स्टडी कर पाओगे ना उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वही केस स्टडी कर सकता है। एनुअल में चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि मैं केस स्टडी ज़्यादा पूछूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फॉल्स और पार्टली ट्रू, गिविंग रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। A debenture is a long-term source of permanent capital for a company. A debenture क्या है, long-term source of
परमानेंट कैपिटल है फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के लिए, यानी कि एक तरह से लॉन्ग टर्म सोर्स है। तो इसमें क्या आंसर होगा? अ डिबेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल फॉर द कंपनी। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। क्या हो सकता है बताइए? यस, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि परमानेंट कैपिटल तो एक ही होती है ना। परमानेंट कैपिटल है भाई इक्विटी कैपिटल, तो जब इक्विटी परमानेंट है तो डिबेंचर कैसे हो जाएगी? डिबेंचर तो कभी भी रिडीम कर सकता है इंसान। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल में इंसिस्ट बी कॉल्ड एज द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। बता रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल में इंसिस्ट बी कॉल्ड द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। नो, ये गलत है। इक्विटी शेयर जो है वो रिस्क कैपिटल कभी नहीं होता, ये हमेशा परमानेंट कैपिटल होता है, ना कि रिस्क कैपिटल होता है। रिस्क कैपिटल होता है डिबेंचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल फैक्टर हैव नो इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। नो इम्पैक्ट, नो, गलत है ये। सीजनल फैक्टर की वजह से ही वर्किंग कैपिटल इफ़ेक्ट करता है, यानी कि अगर सीजनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपके वर्किंग कैपिटल में ज़रूर चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता है अकॉर्डिंग टू सीज़न, वैसे बिजनेस को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वो चीज़ें जो चीज़ वो प्रोडक्शन में ला रही है वो चीज़ें बंद होने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन denominated in Indian rupees in the form of a depository receipt created by a domestic depository, custodian of security registered with the Security of Exchange Board of India against the underlying equity of issuing company to enable foreign company to raise fund from the Indian security market. Is that true? इतना बड़ा सेंटेंस दिया है मगर सेंटेंस तो एक ही लाइन में पकड़ में आ जाएगा। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, येस इट इज़, और ये इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में होता है और डोमेस्टिक डिपॉजिटरी यानी कस्टोडियन के पास होता है। ओके, मेन इशू क्या है इसका? क्या कमर्शियल बैंक के बेस पे आपको इक्विटी शेयर इशू हो सकता है? नो, कमर्शियल बैंक हमेशा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इक्विटी शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द AGM ऑफ द कंपनी। तो येस, इट इज़ ट्रू, इनका कोई पार्टिसिपेशन किसी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग, AGM मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में ये लोग इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता कि कंपनी के इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट करें। दिस इज़ ट्रू। ओके, इनके पास कोई राइट नहीं होता। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, येस दिस इज़ ट्रू। ओके, अब आपका हो गया ये पूरा, मैंने आपका ख़त्म कर दिया है केस स्टडी। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मैं आपको दूंगी कुछ केस स्टडी, 2 ही 3 केस स्टडी दूंगी या कुछ और क्वेश्चंस बन दूंगी बुक के, जिसको आपको सॉल्व करना है। कोशिश करिए आप लोग पूरी वीडियोस अच्छे से देखिए और केस स्टडी पे अपना कमांड करिए। जितना आपका केस स्टडी स्ट्रॉन्ग होना, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड्स है, बोर्ड्स पे भी केस स्टडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो केस स्टडी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, थैंक यू।